चलिए आज से हम लोग जो है शुरू करते हैं अपना इतिहास। ठीक, पहले तो इतिहास शुरू होने से पहले एकलव्य कोचिंग के राधे जी को हम लोग पहले बधाई दे दें, क्योंकि उन्हीं के सौजन्य से क्या हुआ है, यह क्लास मिली है और यह क्लास चलना शुरू हुआ है। इतिहास 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 आप लोग भी लिखते चलिएगा, है, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो देखिए पढ़ने का भी तरीका दो होता है। एक होता है लेट के पढ़ना, एक होता है जब तक पढ़िए कलम क्या हो चलते रहे। कलम लिख लिख के पढ़ रहे हैं ना तो आप हमेशा कंसंट्रेट रहेंगे, दिमाग इधर उधर जाएगा ही नहीं, तो लिख लिख के पढ़िए आप। ठीक, नोट्स बनाइएगा, नोट्स हम यही बनवाएंगे। इतिहास क्यों और इतिहास किसका। ठीक, अभी ये किसका वाले पे हम लोग चर्चा करेंगे ही। पहले ये क्यों वाला हमने समझा दिया था कि आखिर हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, हल्का सा रिकॉल करा दे रहे हैं। 2 वीडियो हमारे इसी इतिहास क्यों पे पड़े हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, यूट्यूब पे है, कि आखिर हम लोग इतिहास क्यों पढ़ते हैं, इतिहास की महत्व क्या है। इतिहास की इतनी व्यापक महत्व थी कि कौटिल्य, जिनका एक नाम क्या है चाणक्य भी, कि कौटिल्य राजा को सलाह देते हैं कि राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास श्रवण में लगाना चाहिए। यह इतिहास की क्या थी, महत्व ही थी। इतिहास शब्द का सबसे पहला उल्लेख हमारे किस ग्रंथ में मिलता है, तो वह है अथर्ववेद। इतिहास शब्द का वैसे या इतिहास के पिता कौन है, हेरोडोटस, उन्हीं को माना जाता है। हाँ, हेरोडोटस को इतिहास के पिता माना जाता है। और एक शब्द है, ग्रीक शब्द है हिस्टोरिया, उसी से निकला है शब्द हिस्ट्री। एक ग्रीक शब्द है हिस्टोरिया, उसी से निकला है हिस्ट्री। ये सब हम बता चुके हैं, आप लोग पहले के वीडियो में देख लीजिएगा। इतिहास शब्द सबसे पहले किसमें आता है, अथर्ववेद में आता है सबसे पहले। इतिहास की और भी महत्व थी कि जो ब्यूरी था वो इतिहास को कहता है कि इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा। यह भी मैं उस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ कि ब्यूरी का कथन। अबुल फजल ने इतिहास को एक चिकित्सालय के रूप में देखा था, जहाँ व्यक्ति अपने दुखों की दवा और उदासी का इलाज कराता है। इयचकार इतिहास को अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद मानते हैं, अ कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन एंशिएंट एंड मॉडर्न। अतीत और वर्तमान के बीच का क्या अनवरत संवाद मानते हैं इयचकार। तो ये इतिहास की महत्ता थी। इतिहास आखिर पढ़ते क्यों हैं, या इतिहास की और क्या व्यापकता है, तो आप लोग देखिए इसमें तो काफी एक अच्छा कल्चर भी चल गया है, नया इतिहास लिखा जा रहा है। वास्तव में किसी भी देश की मानसिकता बदलने में इतिहास का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी भी देश की मानसिकता बदलने में इतिहास का बहुत बड़ा रोल होता है। हम ही लोग क्या, जैसे देखिए जब साम्राज्यवादी इतिहास लेखन पढ़ाएंगे, मॉडल में बताएंगे, साम्राज्यवादी इतिहासकार आए तो उन्होंने एक नई अवधारणा विकसित कर दी, भारत पर आर्यों का आक्रमण। जबकि वास्तव में कोई भारत पर आर्यों का आक्रमण नहीं हुआ था, आर्य कोई कहीं से बाहर से नहीं आए थे, यहीं के इंडिजीनियस थे, इसी धरती के या इसी भारतवासी के वो क्या थे, निवासी थे, कहीं बात। लेकिन एक मिथ फैला दिया गया। क्यों फैला गया कि आर्य भारत से आए थे, मध्यकाल में तुर्क भारत से आए, फिर मुगल मुगल बाहर से आए, फिर उसके बाद अंग्रेज, हम भी कहां से आए, बाहर से आए। जब 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय आंदोलन तेज हो रहा था और हम लोग मांग कर रहे थे कि हमको अपना स्वशासन दीजिए या हम अपना शासन खुद करेंगे, नाना प्रकार के उसके बाद अधिनियम आ रहे थे, सब कुछ आ रहे थे, तो अंग्रेजों ने इसी को गढ़ लिया एटॉमिक कि आप लोगों ने कभी अपना शासन किया है। एटॉमिक को तुलसीदास का दोहा भी मिल गया कि तुलसीदास कहते हैं कोई नृप होए हमें का हानि, चेरी छाड़ न होवे रानी। मतलब राजा कोई भी बने, हमसे उससे कोई भी मतलब नहीं है, हम तो रहेंगे दासी की दासी। चेरी का मतलब दासी, मतलब ऊपर सत्ता परिवर्तन कुछ भी हो उससे हमसे कोई मतलब नहीं, हमारी तो जो स्थिति है हम वैसे ही रहेंगे। ये उनका ये कहना था कि आप लोग अपना शासन कभी किए ही नहीं है, हमेशा एक बाहर से कोई आया है। अब मजे की बात है, बाहर से जो भी आया है वो ठंडे प्रदेश का था, वो मांस खाता था। जैसे ठंडे प्रदेश के लोग ही क्या होते हैं, बहुत कुशल योद्धा होते हैं। ये उनकी मिथ थी। क्यों, यही हवा निकालने के लिए कि आप लोगों ने कभी भी अपना शासन किया नहीं। यह इतिहास को क्या है, घुमाया जा रहा है। क्यों, क्योंकि इस देश पे उनको क्या करना था, शासन करना था। और जब तक इतिहास नहीं बदलेंगे शासन कैसे होगा।
जब तक इतिहास जब तक मान ही नहीं लेंगे कि हाँ आप हमारे माई बाप हो, हमारी संस्कृति हीन थी, हम बहुत पिछड़े हुए थे, तो कैसे आप हमारी सर्वे सर्वा होंगे। ये होता है इतिहास का रोल। इसीलिए इतिहास को गोला बारूद बंदूक से भी अधिक कारगर हथियार माना जाता है। अब किसी को गुलाम बनाना हो तो आप लड़ने से अच्छा उसको मानसिक गुलाम बना लीजिए। ये सबसे सरल और सबसे अधिक दीर्घ समय तक रहने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए हर शासक अपने अनुकूल इतिहास लिखता है और लिखवाता है। शासन सत्ता में कोई भी हो वो अपने अनुकूल क्या करेगा, बार बार देखिए, आप अपने यहाँ देखिए, बार बार एक सरकार जाती है, दूसरी सरकार आती है, एनसीईआरटी बदल जाता है। कहे भैया वो एनसीईआरटी में कुछ और था, ये एनसीईआरटी में कुछ और है, तो नहीं, अब नया इतिहास लिखा जाएगा। नया कौन सा इतिहास लिखाएगा? हाँ, इतिहास ऐसा हो, हर देश का अपना एक इतिहास और संस्कृति होती है। इतिहास ऐसा हो जिससे उस देश के या भारत के वासी क्या करें, गर्व करें। इतिहास कैसा हो जो समाज को जोड़ सके। इतिहास ऐसा हो जिससे सामाजिक ताने बाने में उलझन न पैदा हो जाए। ऐसा इतिहास जिससे हमारा सामाजिक ताना बाना बिगड़ जाए। ऐसा इतिहास जो हमें आगे न ले जाके पीछे ले जाए। तो ये मेरा खुद का मानना, फिर तो ऐसे इतिहास को छोड़ ही देना चाहिए या ऐसे तथ्य को रोक देना चाहिए। हर चीज बोल देने से अच्छा है, यह शिक्षकों के लिए भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आप जानते हैं, आपको इतिहास बहुत अच्छा है, लेकिन वह इतिहास जब हमारे सामाजिक ताने बाने में असंतुलन पैदा कर दे, वह इतिहास निर्माणकारी की जगह प्रलयकारी हो जाए, तो फिर वो इतिहास उपाय देता क्या? इतिहास तो हम इसलिए देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारा सामाजिक ताना बाना एक मजबूत बना रहे, वह हमें क्या करे, प्रेरणा दे सके। इसीलिए तो हम अतीत क्यों झांक रहे हैं? इतिहास का मतलब अतीत में झांकना। हम अतीत में क्यों झांक रहे हैं? इसीलिए कि अतीत झांक के अपना वर्तमान और भविष्य क्या करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। अतीत में जो गलतियां हो गई हैं उनको ना आज दोहराएंगे, आज नहीं दोहराएंगे तो 100% भविष्य क्या है, बेहतर होगा। प्रयास आज करते हैं और परिणाम आपके भविष्य में मिलता है, तुरंत थोड़ी। इतना क्लियर है? तो ये हम बताएंगे क्यों और किसका, ये हमने बता दिया। किसका इतिहास? तो भारत का इतिहास। अब सीधे यहां से शुरू करते हैं। भारत का नामकरण कि हमारे देश के कब कब और विविध नाम पड़े। हमारे देश के कब कब और क्या क्या नाम पड़ा। हमारे देश का सबसे पहले नाम पड़ा, हमारे देश का कब कब क्या नाम पड़ा। हमारे देश का एक नाम जम्बूद्वीप भी मिलता है। क्यों? क्योंकि जम्बू नामक वृक्ष क्या है, इसकी बहुलता थी हमारे यहाँ, इसीलिए हमारे देश का नाम क्या पड़ा, जम्बूद्वीप। अशोक के अभिलेखों में इस देश का क्या नाम मिलता है, जम्बूद्वीप। अभी आप लोग यूट्यूब पे भी देखेंगे रामायण का, जहाँ पे लौह कुश बैठ के उनके दरबार में गा रहे हैं, तो देखो पहली लाइन ही यही करते हैं, जम्बूद्वीपे भारत खंडे। वो जम्बूद्वीप कौन है? हमारा देश है, भारत। ठीक, जो आज भारत है वो पहले क्या था, जम्बूद्वीप था। हमारे देश का नाम इंडिया भी पड़ा, हमारे देश का नाम हिंदुस्तान भी पड़ा, और चीनियों ने हमारे देश को क्या कहा था, इंतु। कैसे कैसे क्या कहा, अभी सब एक क्रम से आएगा, आप लोग लिखते भी रहिएगा। ठीक, लिखते रहिए आप लोग, कलम चलता है। ठीक, तो हमारे देश का क्या नाम पड़ा, जम्बूद्वीप, इंडिया, हिंदुस्तान, इंतु। ये हमारे देश के विविध नाम है। जो विदेशी थे वो सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए और उन्होंने पूरे देश को ही सिंधु या इंडस के नाम से पुकारा। क्या नाम पड़ा, दो, सिंधु या इंडस। ठीक, सिंधु या इंडस। इसी इंडस से हमारे देश का क्या नाम पड़ा, इंडिया पड़ा। और ये किसने कहा, यूनानियों ने। यूनानियों, ये प्रश्न पूछता भी है, ध्यान रखिएगा। यूनानियों ने हमारे देश का नामकरण क्या किया। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भी लिखा है कि इंडिया दैतिस भारता, कि इंडिया जो कि क्या है, भारत है। ठीक, ये हमारे संविधान में भी लिखा है। तो सिंधु, तो दो, सिंधु और इंडस। इंडस से क्या नाम निकला, इंडिया। किसने कहा, यूनानियों ने कहा। सिंधु, देखो जो ईरानी या हकमानी थे वो स की जगह ह का उच्चारण करते थे, स की जगह ह का उच्चारण करते थे। आप लोग भी, जैसे हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि कोस कोस पर
पानी बदले या 4 कोस पर वाणी। क्यों? हमारे यहाँ बहुत विविधता है। बनारस में जाइए अभी तो वहां पे जो है खैला गैला आइला, अभी मिर्जापुर में खावा हो आवा हो, कहाँ गवा रहा, हर जगह पे ये अलग है। नहीं लग आप बिहार की तरफ चले जाइए तो वहां पे अधिकतर देखिए जैसे सड़क है तो इस सड़क को अधिकतर लोग वहां र का संबोधन करते हैं, बड़ा है तो बड़ा है, ये अलग अलग। कुछ लोग कार्य को य की जगह यहाँ ज का भी प्रयोग करते हैं। कौन सा कार्य? ठीक, ये हमारे यहाँ क्या है? यही विविधता में एकता ही हमारी पहचान है। हमारे यहाँ बहुत अधिक विविधता है और इन्हीं विविधताओं में भी हम अपनी यूनिटी बनाए हुए रखे हैं, अक्षुण्ण रखे हैं, अखंड रखे हैं। यह हमारी क्या है? उपलब्धि है, विविधता में एकता। नहीं तो अंग्रेजों की तरह यूरोप चले गए तो सब लोग इकट्ठे अंग्रेजी बोल रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ हर जगह अलग अलग, लेकिन तब भी हम सब लोग क्या है? हम सब लोग एक है। तो ये था, तो वो बड़ा या अरे सड़क, तो जो स था उसको क्या बोलते थे? ह। तो अब इसको बोलेंगे हिंदू। ठीक, यानी कि सिंधु नदी के पास का जो स्थान था, ठीक, उसी पूरी को उन्होंने क्या बोल दिया? हिंदुस्तान। सिंधु नदी के आसपास के स्थान को स को ह का उच्चारण किए तो क्या कह दिए? सिंधु नदी के आसपास का स्थान ही क्या है? हिंदुस्तान। यह उस समय था कि सिंधु नदी और उसके डेल्टाई भाग वाला जो एरिया था वो ईरानी शासकों के अभिलेखों में इसका नाम क्या मिलता है? हिंदुस्तान मिलता है। अभी उस पर विस्तृत रूप से आते हैं। ठीक, इतना क्लियर हुआ? हाँ करो। ठीक, इतना क्लियर हुआ? अच्छा, एक चीज और कि हमारा जो है वो हाँ चला है क्या है उसको। ठीक, अभी हमारा उसी पर है। ठीक, अच्छा, जो शब्द था उसी सिंधु से एक शब्द और निकला है, हिंदू। हम लोग जो हिंदू धर्म का कहते हैं वो क्या है? उसी से यह नामकरण हुआ है, हिंदू। ठीक, पुराणों का एक अध्याय है भुवन कोश अध्याय। पुराणों का एक अध्याय है भुवन कोश अध्याय। एक हो गया। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, पहले ये पेन चलाना है, उसे नीचे कर दीजिए। अच्छा ठीक ठीक, चल रहा है। पुराणों का एक अध्याय है, उसे पकड़ के नीचे कर दीजिए सर। कहाँ जो लिखा है नीचे कर नहीं, हाँ, जो उसी को जो लाइनिंग है। हाँ हाँ, अच्छा इसको पकड़ के नीचे। हाँ, और ऊपर। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, समझ गए। ठीक, पुराणों का एक अध्याय है भुवन कोश। इसमें भारत का क्या है? भूगोल का वर्णन मिलता है। एक चीज और इसमें मिलता है, भारत प्रशस्ति, इंडिया ग्लोरी, वन मेंशन्ड इन पुराणास। ठीक, आगे चलकर भी कुछ इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हैं, क्योंकि ये मेरा पहला दिन है पढ़ाने का, तो आगे से उनके लिए ये किया जाएगा कि साथ में जितनी भी इंग्लिश की टर्मोलॉजी या जो भी इंग्लिश का है उसको भी हम जोड़ देंगे, ताकि अंग्रेजी माध्यम के भी बच्चे इस हम लोग से आसानी से जुड़ सके और कम्युनिकेट कर सके। ठीक, पुराणों में पृथ्वी को कमल के रूप में स्वीकार किया गया है। पुराणों के अनुसार भारतवर्ष नाम पढ़ने से पूर्व हमारे देश का नाम अजनाब और हैमवत वर्ष था, भारत नाम पढ़ने से पहले। ठीक, भारत प्रशस्ति का भी बताया उल्लेख पुराणों में मिलता है। इसमें मिलता है कि भारत भूमि कर्म भूमि है तथा स्वर्ग क्या है? भोग भूमि है। भारत का वर्णन द एपिटोम ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी किया गया है। भारत का वर्णन द एपिटोम ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी किया गया है। स्मिथ ने भारत को इथनोलॉजिकल म्यूजियम कहकर संबोधित किया। भारत अर्थात भरतों का देश, यही हम लोग शुरू करते हैं, भरतों का देश। ऋग्वेद में एक कबीला था भरत नाम का कबीला। हाँ, ऋग्वेद में एक कबीला था भरत नाम का, उन्हीं के नाम पे। हाँ, अभी थोड़ा सा हमको भी चलाना ना, थोड़ा सा सीखना है, इसी वजह से जो है थोड़ा सा पेन से, हाँ पेन से भी हो जाएगा ना। हाँ ठीक ठीक ठीक। ऋग्वेद में एक कबीला था भरत नाम का, ऋग्वेद में एक कबीला था भरत नाम का, उसी के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष पड़ा। जिस भारतवर्ष के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, उनका अधिवास सरस्वती और यमुना नदियों के बीच में था। ध्यान रखिएगा, जो लोग पीछे तैयारी कर रहे हैं इस बार ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आ भी चुका है। ठीक, वो कहाँ पे उनका अधिवास था? सरस्वती और यमुना नदियों के बीच में भरतवंश का अधिवास था, भरत राजवंश का। अच्छा,
जो जैन धर्म है वो जैन धर्म कहते हैं कि उनके जो तीर्थंकर थे पहले ऋषभदेव, जिनको आदिदेव भी कहा जाता है, उनके पुत्र थे दो, एक भरत और दूसरे बाहुबली। ठीक, ये वही बाहुबली हैं जिनका आज भी हर 12 वर्ष पे मैसूर के श्रवणबेलगोला में, सॉरी कर्नाटक, हाँ श्रवणबेलगोला में हर 12 वर्ष पे कहाँ होता है महामस्ताभिषेक उत्सव। एक बहुत बड़ी उनकी जो है एक मूर्ति है और उसका जो है क्या है पूरा हर 12 वर्ष पे महामस्ताभिषेक उत्सव मनाया जाता है। ये वही बाहुबली है जो कि बाद में सन्यासी हो गए थे। जो ऋग्वेद ऋषभदेव के जो पुत्र थे जिन्होंने राजपाट ग्रहण किया उनका नाम था भरत। तो जैन धर्म की मान्यता है कि जो भरत है ऋषभदेव के पुत्र, उन्हीं के नाम पर इस देश का नामकरण क्या हुआ भारत, यह उनकी मान्यता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस भरत राजवंश के नाम पर हमारे देश का क्या नाम पड़ा भारत। ठीक, यह क्या है हिंदू धर्म की हम लोग की मान्यता है। और जैन धर्म की मान्यता है कि उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा भारत। भरत जो थे भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट थे। यह भी इंपॉर्टेंट है, चक्रवर्ती सम्राट, दो समुद्रों के बीच की भूमि, मतलब इधर भी आप बंगाल चले जाइए, उधर जो पूरा अरब सागर, तो पूरा भारत आ गया इससे, पूरा भारत जो है आ गया। ठीक, इधर की ये दो समुद्र की भूमि, ठीक, इनकी पूरी बीच की, ठीक, 1000 योजन, यह एक चक्रवर्ती सम्राट का क्षेत्र माना गया। भारत खुद ही इतना विशाल है, भारत खुद ही इतना विशाल है कि उसको और जगहों पे जाने की जरूरत नहीं यहाँ के लोगों को जीतने की। जैसे बता रहे अक्सर आप देखते हैं भारत पर यवन शक, पहल, कुहान, फिर बादों में मुसलमानों का आक्रमण, उसके बाद अन्य लोगों का आक्रमण, मुगल आए, सब लोग आए, लेकिन क्या कभी कोई स्थानीय यहाँ से जाकर कोई गजनी जीत के चला आया या गजनी छोड़कर वहां तक चला गया हो, सऊदी अरब वहां जीत लिया हो, चला गया हो, यूरोप जीत लिया हो? क्यों? क्योंकि भारत खुद ही इतना बड़ा और इतना विशाल है कि पहले आप इसी को क्या है, इसी को आप पूरा विजिट करके अच्छे से क्या करिए, शासन कर लीजिए, उसके बाद सिकंदर बनिएगा। पहले इसी को क्या है, पहले तो जीत लीजिए। इतना बड़ा विशाल खुद ही है। समुद्रगुप्त भी जब बेचारा ऊपर से नीचे आया था दक्षिण, तो वो भी जान रहा था कि मैं यहाँ पे प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं कर पाऊंगा। जब प्रत्यक्ष नियंत्रण न कर पाऊंगा तो उसने अपनी नीति बना दी थी ग्रहण मोक्षानुग्रह, कि बस भैया हमको कर दो, राजस्व दो, अपना शासन जाके अपना करते रहो, बस हमको नियमित रूप से क्या करो, कर देते रहो, और आप फ्री हैं अपना क्या है शासन करने के लिए, क्योंकि जान रहा है मैं प्रत्यक्ष क्या है उस पर अधिकार नहीं करो। पता चला अभी बैठ रहा है पाटलिपुत्र बैठ रहा है, तब तक जो है कोई वाकाटके या उसके और कहीं जगह कोई विद्रोह कर दिया, फिर भाग गया। क्यों? क्योंकि भी संचार साधन बहुत अधिक नहीं फैला है। इस तरह नहीं है कि पाटलिपुत्र बैठे और यहाँ से टेलीफोन आ गया, हाँ हाँ बस 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 भेज रहे हैं विद्रोह दबाने के लिए। संचार तालस्त्रियों की बहुलता तो आज हुई है या और उसके पहले जो भी, उस समय संचार इसको भी ध्यान में रखा जाता था। ठीक, तो भारत भूमि खुद ही इतना विशाल है कि पहले आप इसी पे शासन कर लीजिए और सबों का जो है जाना बाद में करिएगा। अच्छा, यूनानियों ने इस ये नीचे चला, यही थोड़ा सा खोजना है। यूनानियों ने हमने कहा इस देश को इंडिया का तो बताया था। सर्वप्रथम इंडिया नाम का प्रयोग इतिहास के पिता के नाम से विख्यात हेरोडोटस ने किया था। हेरोडोटस ने भी जो इंडिया का प्रयोग किया था, उसके बाद मेगास्थनीज ने जो इंडिया का प्रयोग किया उसमें अंतर था। क्यों? हेरोडोटस ने जो इंडिया का प्रयोग किया था वही हमारा उत्तर पश्चिम का एरिया और सिंधु नदी और उसके आसपास का डेल्टा, उनका इंडिया कहने का यही मतलब था। ठीक, लेकिन मेगास्थनीज ने संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को इंडिया कहकर संबोधित किया था। यह भी प्रश्न आ चुका था इंडिया वाला, पीसीएसजे में यह प्रश्न आया है। ठीक, पुराणों तथा अशोक के अभिलेखों में हमारे देश के पुराणों तथा अशोक के अभिलेखों में हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप मिलता है। ठीक है, धीरे धीरे सीख रहे हैं, दिमाग में बैठ जाएगा कैसे क्या करना है। एक है सप्तद्वीप वासुमती, तो जो कुल 7 द्वीप माने गए उसी में एक द्वीप जम्बूद्वीप भी है। ठीक, यह परिकल्पना सबसे पहले पतंजलि के महाभाष्य में मिलती है। ठीक, एक शासक था पुष्यमित्र शुंग। ठीक, उसी काल में 2 विभूति हुए, एक हुए मनु और दूसरे हुए पतंजलि। पतंजलि को संकर्षण का अवतार भी कहा जाता है। संकर्षण कौन थे? बलराम। बलराम का एक नाम और क्या था? संकर्षण। क्यों? क्योंकि उनका गर्भ जो है ट्रांसफर हुआ था। पहले वह किसी और के गर्भ में आए थे, फिर वहां से उनको ट्रांसफर करके कहां लाया गया? दूसरे के गर्भ में।
इसीलिए उनको यह प्रक्रिया ही क्या है, संकर्षण। ठीक, जैसे ही महावीर स्वामी पहले किसी और के गर्भ में आए, फिर उनको लाके दूसरे के गर्भ में स्थापित किया गया। क्यों? क्योंकि मानता थी कि अभी तक के जो भी तीर्थंकर है वो क्षत्रिय कुल में ही पैदा हुए हैं। वो जो पहली बार किसी ब्राह्मण महिला के कुल में उसमें गर्भ में आ गए थे, तो उनको भी क्या कहा गया, किया गया। तो यह प्रक्रिया ही जो होगी तो उसका नाम ही है संकर्षण। ठीक, उसके बाद पेन। ऐसे ही जो गलती करो ना, बस खाली बोलते रहना तो दिमाग में बैठ जाए, कब पेन यूज करना है, कब हटाना है। हाँ, इसको नीचे कर। तो जम्बू द्वीप जो सप्तद्वीप है, जम्बू द्वीप है, शकद्वीप है, कुशद्वीप है, पुष्कर है, क्रौंच है, सालमन है और गोमेद द्वीप। गोमेद द्वीप वही है जो इसको आज हम लोग क्या कहते हैं, लक्षद्वीप। ठीक, चीनियों ने भारत को क्या बोला, इनतू। ठीक, इनतू का मतलब होता है चंद्रमा। ऐसे ही जब मध्यकाल प्रारंभ में जब दिल्ली शब्द पढ़ेंगे तो है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, तो उसका भी मतलब होता है क्या, चंद्रमा का स्वामी। ऐसे ही पढ़ेंगे मोहम्मद, ये सब धीरे धीरे बताएंगे। मोहम्मद बिन तुगलक, इसका क्या मतलब है, मोहम्मद बिन तुगलक मतलब बिन का मतलब होता है का लड़का, तुगलक का लड़का मोहम्मद। मोहम्मद बिन कासिम मतलब कासिम का लड़का मोहम्मद। ठीक, तो आएगा उसमें बताएंगे। अच्छा, खारवेल का एक हाथी गुफा अभिलेख मिला है और सर्वप्रथम इसी अभिलेख में, वो भी प्राकृत में, भारतवर्ष, प्राकृत में यह शब्द लिखा है। लेकिन जब प्रश्न पूछता है तो यह पूछता है कि भारतवर्ष नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है। हालांकि यह नाम नहीं लिखिए, उसमें यह लिखा है भारतवर्ष सर्वप्रथम। हालांकि खारवेल के भी हाथी गुफा लेख में भारतवर्ष का मतलब संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप नहीं था। वह एक आक्रमण था, उसी आक्रमण के संदर्भ में बताता उल्लेख करता है कि गया था और भारतवर्ष के उस राजा को भगा दिया था। आएगा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, थोड़ा विस्तार से पढ़ाऊंगा। ठीक, अच्छा, एक प्रदेश के रूप में सबसे पहले भारत का वर्णन पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। एक प्रदेश के रूप में भारत का वर्णन। ठीक, अथर्ववेद में, यह ध्यान रखिएगा, इस बात इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। सर्वप्रथम अथर्ववेद में देखिए गांधार, मुंजवत, महावृष, वाहली, इतने इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट है मगध, अंग, वरुणावती, वही काशी और अवध्या, इन सब का सबसे पहली बार क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। मगध अंग को वहां के निवासियों को ब्रात्य क्षत्रिय कहा गया है। ठीक, तो बताएंगे उसमें क्यों कहा गया। अवध्या का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी मिलता है। ठीक, लेकिन वह 10वां मंडल बाद का है। ठीक, तो 10वें मंडल में भी अवध्या का उल्लेख मिलता है और अथर्ववेद में भी अवध्या का उल्लेख मिलता है। अवध्या का ही एक नाम और था, साकेत। ठीक, आगे चलिए, यहाँ से कटिंग कर देना, ये चला जाएगा सर, और फिर ऊपर जाओ। चल आगे अपने पेन। हाँ, हिंदुस्तान सर्वप्रथम, अच्छा ये सर्वप्रथम 262 ईस्वी का जो अभिलेख मिला था ईरान का शासी शासक शाहपुर प्रथम का अभिलेख था। शाहपुर प्रथम का अभिलेख था नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख। इस अभिलेख की विशेषता है कि यह अभिलेख 3 भाषाओं में था। ठीक, इसी अभिलेख में सर्वप्रथम हमारे देश का क्या नाम मिलता है, हिंदुस्तान मिलता है। अभी बताएं, यह 3 भाषाओं में था, ईरानी, पहलवी और ग्रीक मतलब यूनानी। यह 3 भाषाओं में क्या है, रचित था। महत्वपूर्ण है कि इसी समय भी हिंदुस्तान नाम सिंधु तथा उसके डेल्टा के लिए ही था, संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के लिए नहीं। हिंदुस्तान जो शब्द का यूज हो रहा था उस समय भी सिंधु नदी और उसके आसपास का जो डेल्टा वाला क्षेत्र है। अभी संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के लिए हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख नहीं हुआ। अच्छा, सर्वप्रथम 9वीं शताब्दी में एक फारसी ग्रंथ था हुद्दुद अल आलम, उसी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए किया गया। अच्छा, अमीर खुसरो ने भारत को हिंद कहा है, तो ईसामी ने हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया है। अमीर खुसरो ने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा था। उन्होंने कहा था कि हिंद ने दुनिया को 3 ज्ञान दिया था। हिंद ने दुनिया को गिनती, पंचतंत्र और शतरंज, जिसको प्राचीन काल में क्या कहा गया था, चतुरंग। ठीक, और शतरंज का प्रमाण सिंधु सभ्यता में मिलता है, लोथल से, वहां से गुटियां मिली है शतरंज खेलने की, चेस खेलने की।
तो हिंद ने दुनिया को गिनती दी, पंचतंत्र दिया और शतरंज का क्या दिया, ज्ञान दिया। गिनती आप खुद देखो, जो आप लोग कैसे हिंदी में 2 लिखते हो, ऐसे अंग्रेजी में, हिंदी में 3 कैसे लिखते हैं, ठीक है, सही है ना? अंग्रेजी में। इसीलिए भारतीय संविधान में जाके देखिए, सीधे सीधे मेंशन कर दिया गया है कि भारत में लिपि या राजकाल की जो भाषा अंकों का प्रयोग होगा, उन अंकों का प्रयोग होगा भारतीय अंकों का जो आज अंतर्राष्ट्रीय रूप क्या है, प्राप्त कर चुके हैं। यही वो भारतीय अंक है जो आज क्या है, अंतर्राष्ट्रीय रूप प्राप्त कर चुके हैं। ठीक, इसी को अल-ब्रूनी ने कहा था हिंदसा या हिंद का ज्ञान। यहां से अरब गया हमारा गिनती, अरब वालों ने इसको यूरोप में फैलाया, तो यूरोप वाले अरब वालों से सीखे तो उन्होंने हमारी गिनतियों को कर दिया अरेबिक न्यूमेरिकल, जबकि ये नहीं पता था कि अरब वालों ने किससे सीखा, हमसे सीखा था। क्यों? क्योंकि अल-ब्रूनी कहता है यह हिंद का ज्ञान है, इसीलिए वो एक शब्द यूज करता है इन अंकों के लिए, हिंदसा। ठीक, ये तक क्लियर? अच्छा, ठीक, ये क्लोज कर देना ऊपर। इसामी ने हिंदुस्तान का गुणगान निम्नलिखित रूपों में किया था। अच्छा, मुल्क हिंदुस्तान की खुशहाली के भी क्या कहने, खुद फिरदौस स्वर्ग भी इस बगिया से रस करे, इसका इलाका धरती के माथे का गहना, जैसे सुंदर दुल्हन के मुखड़े का क्या हो तिल हो। इन्होंने भारत की प्रशंसा में यह शब्द कहे। यह प्रश्न यूजीसी में आ चुका है। हाँ, बैठिए। यह प्रश्न यूजीसी में, अच्छा ये जो बीच बीच में सब लोग आ जाते हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है, बाद में कट जाएगा ना? हाँ, वो कट जाएगा। एकदम निश्चिंत रहे, डर डर के न रहे हम। तो अब कर लेना, देखो बीच में अब आई तो दिक्कत तो होगा ना। क्या नाम है? सीमा मौर्य। तो तैयारी किस चीज करती हैं आप? जेई का। तो ठीक है, तो आपके लिए भी एकदम उपयोगी है। ठीक, बस थोड़ा सा आप लेट हो गई तो थोड़ा सा डाटा खर्च करके यहीं का डाटा मिल जाएगा, देख लीजिएगा यूट्यूब पे, है वाईफाई फ्री है ना? हाँ, तो खाली पढ़ते नहीं हो, खाली वाईफाई में वो है पिक्चर उच्चर डाउनलोड करके पढ़ते हो ना? चलो देखो। अच्छा, आर्यों के समय हमारे देश का क्या नाम पड़ा? पेन लेना है हमारे देश का कर तो रहा। हमारे देश का क्या नाम पड़ा? सप्त सिंधु। ठीक, 7 नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र था, 7 नदियों द्वारा, इसीलिए इसको क्या कहा गया? सप्त सिंधु। इसी सप्त सिंधु क्षेत्र में ही ऋग्वेद की रचना हुई थी, या ऋग्वेद का जो वंशमंडल है, ऋग्वेद का वंशमंडल है 2 से 7। ठीक है, इसको फैमिली बुक्स भी कहते हैं। जो वंशमंडल है ग्रीवीवा अभाव। ठीक, ग्रीवीवा अभाव 2 3 4 5 6 7। जैसे ये जो दूसरा मंडल है यह गृहस्थमद ऋषि का है। ठीक, जो तीसरा मंडल है यह विश्वामित्र ऋषि का है, इसी में गायत्री मंत्र का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। ठीक, चौथा वामदेव का, अत्रि का, भरद्वाज ऋषि का, कनक और वशिष्ठ ऋषि का। 7वें मंडल में ही दशरथ युद्ध का वर्णन मिलता है। ये अभी हम सब विस्तार से बताएंगे, घबराइए मत, ये तो अभी छोटा छोटा टेलर चल रहा है ना। आज हम लोग नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। कौन है? हाँ, ठीक है, हमको कैसे पता चलेगा कि रिकॉर्डिंग हो रहा है? ठीक, चलो एडिट पे कर लेना ये आज वाला वीडियो क्या किया है। उसके बाद यही सब 7 नदियां कौन थी? एक सरस्वती था, 7 नदियां। अच्छा, ये भी थोड़ा पकड़ नहीं रहा। सरस्वती, सतुद्री, विपाशा, अस्किनी, परशुनी का एक नाम रावी नदी भी था, वितस्ता और सिंधु। यही 7 नदियों वाला क्षेत्र क्या कहलाया? सप्त सिंधु। जैसे पंजाब कहते हैं 5 नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र क्या है? पंजाब है।
इसीलिए तो उसका नामकरण हुआ। ऐसे ही यह सप्त नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र क्या हो गया, सप्त सैंधव हो गया। इन 7 शब्द लिख दिया इसमें। अच्छा, कौन कौन एरिया आता था, तो पंजाब, सिंधु एवं अफगानिस्तान, यह तीनों एरिया मिलकर क्या बनता था, सप्त सैंधव। यही आर्यों का पहला निवास स्थान बना और यहीं पे ऋग्वेद के वंश मंडल, वही जिसको फैमिली बुक भी कहते हैं, उनकी रचना हुई। सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में भारतीय उपमहाद्वीप को कुल 5 भागों में विभाजित किया गया है। सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में भारतीय उपमहाद्वीप को कुल 5 भागों में विभाजित किया गया है। मध्य देश यमुना से लेकर ब्रह्मपुत्र, यमुना से लेकर ब्रह्मपुत्र तक का जो मैदानी एरिया है उसको क्या कहा गया, मध्य देश। हाँ बोला करो, मध्य देश। उत्तरापथ, उत्तर पश्चिम भारत, ठीक, वो क्या है, पूरा उत्तरापथ है। उत्तरापथ वाला रोड भी जाता है, ये कहाँ से, सोनार गांव से पूरा उत्तर पश्चिम तक जाता है। वही उत्तरापथ वाला रोड था जिसका मेगास्थनीय ने भी वर्णन किया था। वही उत्तरापथ जिसका शेरशाह ने क्या किया था, जीर्णोद्धार कराया था और उस रोड का नाम उसने रखा था सड़क ए आजम। जब उसका नाम क्या रखा, सड़क ए आजम। और फिर बाद में वही वाला रोड जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाया। ठीक, ये वही बात हो रही है, आएगा आगे सब पढ़ाऊंगा। प्राच्य या अपरांत, जो पश्चिम भारतीय भाग था उसको प्राच्य या अपरांत कहा गया। प्राच्य, पूर्वी भारत को क्या कहा गया, पूर्वी भारत को प्राच्य कहा गया, पूर्वी भारत को प्राच्य कहा गया। दक्षिणाप्रत, तो पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी एक पुस्तक है, समुद्री व्यापारियों की गाइड भी कही जाती है इस पुस्तक को। तो पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी के लेखक ने नर्मदा नदी के दक्षिण में, जो नर्मदा नदी के दक्षिण का जो भाग था उसी को उसने दक्षिणाबादोस कहा या दक्षिणापथ कहा है। दक्षिणापथ का वैसे सबसे पहला उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। ठीक, दक्षिणापथ का भारतीय उपमहाद्वीप के इन्हीं भागों को हेनसा। अच्छा, एक चीज और, दक्षिण भारत का जो आर्यीकरण करने का श्रेय है वो किसने किया था, अगस्त ऋषि ने। एक कहानी मिलती है कि अगस्त ऋषि क्या है, द्वारका से दक्षिण गए थे। द्वारका से जो दक्षिण गए थे या उनका जो गमन हुआ था, यह क्या था, आर्य सांस्कृतिक मूल्यों का दक्षिण की ओर प्रसार। जो आर्य सांस्कृतिक मूल्य थे, सारे सांस्कृतिक मूल्य, चाहे देवी देवता हो, चाहे विवाह हो या और भी जो सारी चीजें, पूरे सांस्कृतिक मूल्य। अब एक लेक्चर बाद में आपको इस पे देंगे कि सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है। ठीक, तो पूरा जो आर्य सांस्कृतिक मूल्य था, इसका यह मतलब है कि आर्य सांस्कृतिक मूल्य का दक्षिण की ओर प्रसार, यह है उनकी यात्रा का अर्थ। अच्छा, भारत दक्षिण भारत के आर्यीकरण का श्रेय अगस्त ऋषि को दिया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के इन्हीं 5 भागों को हेनसा पंच भारत या 5 इंडीज का कर बुलाता है। अच्छा, एक है द्रविड़ देश। ठीक, नर्मदा नदी के यहाँ तक का दक्षिणापथ रहा और सुदूर दक्षिण जब हम बात करते हैं चोल, चेर और पांड्य, सबसे दक्षिण में पांड्य, इधर चेर, इधर चोल, इन्हीं को कहा जाता है, जब आप पढ़ते हो किताब में, सुदूर दक्षिण। तो यह कौन से देश है, अरे सॉरी, कौन से आते हैं भारत में, सुदूर दक्षिण। ठीक, इसको नोट करो। अच्छा, पेरिप्लस में इसी क्षेत्र को दवरिका या दमिल्कन भी कहा गया है। अच्छा, ये तो हो गया। प्राचीन भारत की भौगोलिक स्थिति मनुस्मृति पे भी बहुत विस्तार से प्रकाश डाला गया है। मनुस्मृति में सरस्वती एवं दृष्टवती के बीच का क्षेत्र जो था वह ब्रह्मावर्त तथा गंगा यमुना दोआब का जो क्षेत्र था वह ब्रह्मर्षि देश माना गया। इस बात के पीछे के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि मनुस्मृति में सरस्वती और दृष्टवती के बीच का जो क्षेत्र था वह ब्रह्मावर्त था और जो गंगा यमुना दोआब था वह क्या माना गया है, ब्रह्मर्षि देश माना गया है। यही जो गंगा यमुना का दोआब है यही अंतर्वेदी क्षेत्र कहलाया है और यही कल्कि, विष्णु का एक अवतार आखिरी कौन सा होगा, कल्कि अवतार होगा, जो भावी अवतार है, जो अभी होने वाला है। ठीक, वह कहाँ होगा, कल्कि अवतार का कर्म क्षेत्र यही होगा, क्या, गंगा यमुना दोआब। यह ऐसी पौराणिक मान्यता है कि विष्णु का जो अवतार होगा वह इन्हीं क्षेत्र में होगा। ठीक, जिसको अंतर्वेदी भी कहा जाता है।
अच्छा, ब्रह्मावर्ष से बृहत्तर ब्रह्मर्षि देश था, जिसमें कुरुक्षेत्र, पांचाल, मत्स्य और सूरसेन इन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था। ब्रह्मर्षि देश से बड़ी भौगोलिक इकाई मध्य देश था और मध्य देश से भी अधिक विस्तृत क्या था? आर्यावर्त। मत्स्य पुराण के अनुसार भारतवर्ष से कुल 9 भाग है। इंद्रद्वीप, कसेरू, ताम्रपर्णी, नागद्वीप आदि उतने इंपॉर्टेंट है। हमने बता दिया था कि जो जम्बूद्वीप था, जो नामकरण भारत का हुआ था, उसी जम्बूद्वीप को आगे चलकर राजशेखर ने क्या कहा? कुमारी द्वीप। ठीक, जम्बूद्वीप पे भारत खंड या प्राचीन भावना का संकेत करता है, वहीं भारतवर्ष से कुमारिका खंड या नवीन भावना का क्या है? द्योतक है या प्रतीक है। उसी को अच्छा, राजशेखर ने नर्मदा नदी को ही उत्तर और दक्षिण की विभाजक रेखा माना है। ये अभी प्रश्न पीसीएस में आ चुका है। राजशेखर ने नर्मदा नदी को ही उत्तर और दक्षिण की क्या माना है? विभाजक रेखा माना है। ठीक, राजशेखर, अच्छा ये लिखा भी है। अच्छा, पुराणों में जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी पुराणों में जो नर्मदा नदी थी वह मेकल की क्या मानी गई है? पुत्री। इसीलिए नर्मदा नदी को और क्या कहा जाता है? मेकल सुता। किसको? नर्मदा नदी को। हिंदुकुश पर्वत को यूनानियों ने पेलोपोनेसिस या इंडियन काकेसस कहा था। स्मिथ इसी को ही क्या कहते हैं? भारत की वैज्ञानिक सीमा मानते हैं, कहते भी हैं यही भारत की वैज्ञानिक सीमा है, जिस पर अधिकार करने के लिए मुगल में भी शाहजहां के समय जब वो बार दारा सिखों को भेजता, जाओ बल्ख और ये सब बदख्शा जीत के आओ। एक समय तो सबसे बड़ी तोप भी भेज दिया था वहां पे। तोप के भी विविध नाम थे, दहाड़ खां, शेर खां, सब तोपों के नाम थे। गए थे लेकिन वो नहीं भी जीत कर पाए। ठीक, अंग्रेज भी इसके लिए प्रयास किए थे एक समय, फिर तो फिर आगे फिर जुड़ जाता है। खासतौर से उसमें आएगा जब कांग्रेस का उद्भव होगा कि कैसे जो है रूस वालों से डरे हुए थे और नर्वस को मतलब नर्वस हो जाता है ना, तो नर्वसा गए हैं, तो रूस का इतना भय बना था कि लोग कहते हैं कि मरवसा गए थे। एक शब्द ही निकल गया था इस पे। तो बाद में वो आए, तो वो कहना कि इस पे सब लोग अधिकार करने के लिए व्यर्थ प्रयास करते रहे। भारत का पहला ऐसा सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने इस वैज्ञानिक सीमा पे क्या किया था? अधिकार किया था। पहला सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसी को स्मिथ क्या कहते हैं? यही भारत की वैज्ञानिक सीमा मानते हैं। हिमालय का जो उत्तर पश्चिम भाग है वह सुलेमान और हिंदुकुश पर्वतों के नाम से विख्यात है। चीनों ने हिमालय पर्वतों सुंगलिन कहा है, तथा जो सिंधु नदी के द्वारा सिंचित क्षेत्र था उसको उन्होंने क्या कहा था? तियन चू। इसके बाद एक आप लोग अक्सर सुनते हैं बृहत्तर भारत, ठीक, या ग्रेटर इंडिया। तो जो दक्षिण पूर्व एशिया के 8 द्वीप हैं उन्हीं को किस में सम्मिलित किया जाता है? ग्रेटर इंडिया या बृहत्तर भारत में। सर्वप्रथम मत्स्य पुराण में सर्वप्रथम बहुत परेशान कर रहा है। अच्छा ठीक है, हो जाएगा, धीरे मेरा ही आदत पड़ जाएगा। सर्वप्रथम मत्स्य पुराण में बृहत्तर और बृहत्तर भारत की अवधारणा मिलती है, तथा दक्षिण पूर्व एशिया के यह 8 द्वीपों का क्या है? उल्लेख मिलता है। यह 8 द्वीप है। एक है ताम्रपर्णी, जिसको श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? इसी को सिलोन भी कहा जाता है। ताम्रपर्णी या श्रीलंका या सिलोन या सिंघल द्वीप, इसका एक नाम और क्या था? सिंघल द्वीप। ठीक, कंबोडिया या फुनान या कम्बुज, सुमात्रा, जावा या योद्वीप, चंपा या अन्नाम, बोर्नियो या वरुण द्वीप, बाली, श्याम या थाईलैंड। इतने जो ये 8 द्वीप हैं यही क्या माने गए हैं? ग्रेटर या बृहत्तर भारत के अंग। अच्छा, एक अलग था भूगोल शास्त्री था अल मसूदी। इसने अपनी पुस्तक लिखी थी मीडोज ऑफ द गोल्ड, अंग्रेजी नहीं लिखी थी, सोने की चराग है, अंग्रेजी में मीडोज ऑफ द गोल्ड कहते हैं। उसमें यह कहा था कि भारत भूमि और समुद्र दोनों पर ही फैला था। उसकी सीमा जावा, सुमात्रा का एक नाम है, 72 जावा या शैलेंद्र साम्राज्य तक विस्तृत थी। उसके बाद अच्छा, मनु, ये भी हल्का सा समझ लीजिए। मनु, पुराणों में जितने भी वंशों का वर्णन है सबका प्रारंभ क्या है? मनु से माना गया। ठीक, हम सब लोग किसकी संतान माने गए? मनु की। ठीक, इसीलिए हम लोग क्या कहलाए? मानव।
मनु ने ही सर्वप्रथम यज्ञ का आयोजन किया था। मनु ने ही सर्वप्रथम यज्ञ का आयोजन किया था। इनको धर्म का प्रथम व्यवस्थापक तथा धर्मशास्त्र का प्रवर्तक भी कहा गया है। सर मनु कौन है? अभी बता रहे हैं। ठीक, भारत में राज संस्था का सूत्रप्रदर्शन इन्होंने ही किया था। मनु से सूर्यवंश और चंद्रवंश अधिकतर सुनते हैं कि कौन से वंश के क्षत्रिय हो, सूर्यवंशी हैं। कौन से हो, चंद्रवंशी हैं। तो सूर्यवंश और चंद्रवंश राजवंश का भी प्रारंभ किससे हुआ था? उन्हीं मनु से हुआ था। जो सूर्यवंश है इसकी राजधानी क्या थी? अयोध्या। ठीक, अयोध्या थी। और यहाँ के राम जी थे रघुकुल, जहाँ का बहुत वो भी प्रसिद्ध है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाए। तो सूर्यवंश इनकी राजधानी क्या थी? अयोध्या थी। ऐतिहासिक काल में दक्षिण भारत में कृष्णा और गुंटूर नदी के नीचे का क्षेत्र था, उसमें जो है इक्ष्वाकु वंश की स्थापना श्री शांतमूल ने की थी। ठीक, इक्ष्वाकु वंश यानी कि यह भी इक्ष्वाकु वंशी क्या थे? क्षत्रिय थे। कल्याणी के जो चालुक्य वंशी थे, जिसका एक बहुत प्रसिद्ध शासक हुआ विक्रमादित्य षष्ठ या विक्रमादित्य सिक्स, जिसके दरबार में कौन थे? विज्ञानेश्वर मिताक्षरा के लेखक। ठीक, वो लोग भी क्या थे? अपने आप को अभिलेखों में क्या करते हैं कि हम लोग अयोध्या के मूल निवासी थे। तो अयोध्या के मूल निवासी थे यानी कि सूर्यवंशी क्या है? क्षत्रिय। ठीक, जो चंद्रवंशी थे इनकी राजधानी प्रतिष्ठानपुर थी और प्रयाग के पास जो झूसी पड़ता है वही है प्रतिष्ठानपुर। इतना क्लियर है? मनु कुल देखो 14 मनुओं की मान्यता है। जैन धर्म में भी मनु की मान्यता है। जैसे जैन धर्म में 63 शलाका पुरुष और 14 ठो मनु। ठीक, जैन धर्म में भी मानता है, हिंदू धर्म में भी मनु की मान्यता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि सप्त ब्राह्मण में ही जैसे इसका उल्लेख मिलता है कि एक मनु थे, उनके समय बहुत भारी जल प्लावन हुआ, वेद वेद सब डूबने लगे। तब प्रभु ने जो है विष्णु ने मछली का अवतार लिया, मत्स्य अवतार। उन्होंने मनु की और वेदों की क्या की? रक्षा की। वो कौन से नंबर के मनु थे? वो 7वें नंबर के मनु थे, मनु वैश्वत। और वही आज आधुनिक मनु भी है, मतलब उनको आज का वर्तमान मनु माना गया। अभी तक वही है 7वें नंबर के। ठीक, क्लियर है? चलो, तो पूछने की पूरी आजादी है, उसके लिए कहीं से कुछ नहीं, बस हम चलाना तीसरा सीख जाए ना तो फिर हम। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, उससे पहले ये तो अब हम कल शुरू करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है, आप लोग प्रयास करिएगा, नहीं आएगा ठीक है, आ गया ना? हाँ, 3 60 नोट लिख लीजिए, प्रयास करिएगा। अगर नहीं आएगा तो हम जो है उसको कराएंगे। लिख लीजिए सब लोग, ठीक ना? अच्छा, इससे हटेगा तो ठीक है। अच्छा, ये यहाँ से इरेज होगा। हाँ, चलो ठीक है। आप लोग 3 60 नोट लिख लीजिए, 3 60 नोट लिख लीजिए। प्रयास करिएगा, आसपास आपके जो भी सीनियर होंगे, सब लोग फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं, है? उस पर भी ज्ञान। ठीक है, पहला है कि हिंदू इतिहासकार नहीं थे। ठीक, पहला है हिंदू इतिहासकार, पहला है हिंदू इतिहासकार नहीं थे। ठीक, हिंदू इतिहासकार 300 शब्दों में लिखिएगा, प्रयास करिएगा, हम उसको कराएंगे जब ये पहला टॉपिक खत्म होगा कि हिंदू इतिहासकार नहीं थे। या इसको दूसरी तरह से भी कहा जा सकता है, जैसा साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने हम लोगों के ऊपर आक्षेप किया कि प्राचीन काल के लोगों में ऐतिहासिक चेतना का अभाव था, या प्राचीन टिप्पणी करिए, या प्राचीन काल के लोगों में, या प्राचीन काल के लोगों में ऐतिहासिक चेतना का अभाव था। या इसको हम दूसरी तरह से ठीक है कह सकते हैं। हम लोग देखेंगे कि आखिर इतिहास से हमारा क्या सरोकार रहा है, क्या यह साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा यह उठाया गया तर्क संगत है, या जो उन्होंने हमारे पर आक्षेप लगाया कि हिंदू इतिहासकार नहीं थे, या हमको इतिहास बोध नहीं था, या इतिहास चेतना ही नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं था। विस्तार से बताएंगे कि हमको इतिहास बोध था, लेकिन इतिहास से आशय हमारा वैसा नहीं था कि जैसा एक ठो राजा पैदा हुआ, आज इस तारीख को पैदा हुआ, इस तारीख को शादी किया, इस तारीख को आक्रमण किया, इस तारीख को अपने लड़का का शादी किया और इस तारीख को मर गया।
कि तिथि युक्त रेखीय चक्र में, इसी को रेखीय चक्र, ठीक है। मैं लिखना आप शुरू कर दिए तो इतिहास बोध हो गया। तो हम बताएंगे कि हम लोग का कैसे इतिहास बोध था, और इतिहास बोध हम लोग का विश्व के इतिहास को देन है, क्योंकि इतिहास बोध हमारा बहुत व्यापक था। इतिहास के प्रति अवधारणा हमारी बहुत व्यापक थी। अच्छा, दूसरा शॉर्ट नोट्स है कि भारत में इतिहास लेखन, भारत में लिख लीजिए जल्दी, भारत में, यह भी 300 शब्द में ही करिएगा कि भारत में इतिहास लेखन इस्लाम की, भारत में इतिहास लेखन इस्लाम की शानदार धरोहर थी, शानदार धरोहर थी। भारत में इतिहास लेखन इस्लाम की शानदार धरोहर थी। वहां हम लोग देखेंगे, इस पर चर्चा करेंगे कि क्यों है, कैसे है, क्यों है, कैसे है और कितना है, कि आखिर हम कैसे मान लें कि इस्लाम में से ही या इस्लाम के आगमन से ही हमारे यहाँ इतिहास लेखन प्रारंभ हुआ। यह अलग बात है कि इस्लाम में वंशावली अन्वेषण की एक शानदार परंपरा थी, लेकिन यह कहना कि हमारे अंदर ऐतिहासिक चेतना या इतिहास बोध इस्लाम के संपर्क में आने से आई, तो सर्वथा गलत है। हाँ, यह अलग बात है कि इस्लाम में वंशावली अन्वेषण की एक शानदार परंपरा थी, लेकिन हमारे यहाँ इतिहास लेखन इससे भी पहले का था। क्लियर है? इसको और विस्तार से बताएंगे कि क्यों है, कैसे है और कितनी मात्रा तक है। ठीक, लास्ट प्रश्न आप लोग कर दीजिएगा, तीसरा शॉर्ट नोट्स कि जहां से साहित्य मौन हो जाता है, तो रात में चावल खा लिए, गला पकड़ लिया। जहां से साहित्य, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, ठीक, जहां से साहित्य मौन हो जाता है, वहां से पुरातत्व, वहां से पुरातत्व बोलता है। जहां से साहित्य मौन हो जाता है, वहां से पुरातत्व बोलता है। जहां से साहित्य मौन हो जाता है, वहां से पुरातत्व, लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया बच्चा? ठीक, इस पर आप लोग सोचिएगा, मंथन करिएगा कि देखो कुछ साहित्यिक स्रोतों की सीमाएं थी, कुछ साहित्यिक स्रोतों की सीमाएं थी, उन्हीं को पूर्व क्या करता है, पुरातत्व करता है। अब जैसे हमारे यहाँ खारवेल नाम का एक शासक हुआ, हमारे यहाँ रुद्रदामन नाम का एक शासक हुआ, ठीक, इन सब के बारे में साहित्य कुछ बताता ही नहीं। अगर पुरातत्व न होता तो हम तो इस सब की उपलब्धि भी न जान पाते कि खारवेल नाम का एक शासक हुआ, क्योंकि हाथी गुफा अभिलेख मिला, तब जाके उनका जो है इतिहास लेखन हुआ, तब हम लोग उस पुरातत्व के माध्यम से जान पाए नहीं, ये तो खारवेल भी शासक था जिसकी उपलब्धियां बहुत थी। ऐसे जूनागढ़ अभिलेख न मिला होता तो हम लोग रुद्रदामन के बारे में न जान पाते। मतलब साहित्य बहुत सी जगहों पर क्या है, मौन है। प्लस साहित्य की और भी कुछ सीमाएं थी, वो आगे विस्तार से जब बताऊंगा तो ये आएगा कि साहित्य में जैसे थी, अब साहित्य है किसी के राज दरबार में लिख रहे हैं, तो अब उसकी निंदा कैसे लिख पाएंगे, इसीलिए वहां भट्ट हर्षहारा, तो वो कभी अपने वहां हर्ष चरित में नहीं लिखेंगे हर्षहार गवा, वो खूब साहित्यिक अलंकारिक शब्दों का यूज करके करेंगे कि मतलब छुपाने का प्रयास करेंगे। या हर्ष को ही शासक बनना था तो ये थोड़ी कहेंगे कि हर्ष जो है वहां के जाके शासक बन गया, कहा कि लक्ष्मी ने उसका आलिंगन कर लिया, लक्ष्मी ने उसका आलिंगन कर लिया, मतलब राजसत्ता ने उसका वर्ण कर लिया या राजसत्ता ने उसको चुन लिया। वह दावेदारी थोड़ी कहा किया था कि मैं अपनी बहन का जो साम्राज्य है वो भी मैं ही लेके शासन करूंगा। एक शब्द लेके निकल के लिख के निकल गए कि लक्ष्मी ने उसका आलिंगन कर लिया। लक्ष्मी मतलब राजसत्ता ने उसकी बाह पकड़ ली। तो भाई कवि है, उनको राजा से मिलना है, अब कुछ उसके बारे में बहुत सच लिख दिए कि हारा था ही था और उनको तुरंत मृत्युदंड दे दिया, तो अपनी जान सबको प्यारी है ना, बात समझ में आई ना? ठीक, तो इन सब सारी चीजों की विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर हम लोग का शुरू होगा भारतीय इतिहास के स्रोत। इसीलिए पहले इन चीजों पर आप लोग अभी लिख पाइएगा तो लिखिएगा, जो लोग लिख लेंगे ऑनलाइन भी देख रहे हैं, अगर लिख लेते हैं तो उनको मैसेंजर या और भी जो भी है अपना लिख के 300 शब्द में लिख के भेजें। नहीं तो जब हम पूरा लेक्चर दे देंगे, अब पूरा एक एक समझा देंगे, एक रॉ मटेरियल आपको दे देंगे, उसके बाद जब आप लिखने का प्रयास करेंगे तो आसानी से क्या है लिख लेंगे। लिखने में भी एक चीज जरूर बताऊंगा, लिखिएगा जो भी वो कैसा हो, एकदम साफ हो। साफ का मतलब छोटे छोटे वाक्य बनाइएगा, छोटे छोटे वाक्य में ही लिखिएगा। ऐसा मत लिख दीजिएगा कि एग्जामिनर के लिए हो जाए कि बूझा तो जानी
कि पूछ के दिखावा। बात क्लियर? तो चलो यार यहीं पे हम लोग सब लोग अपनी क्लास रोकते हैं, ठीक है? कोई भी दिक्कत होगी अगले क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आज पहला था तो एक तरह से समझ लो मैं भी थोड़ा सा पढ़ाना सीख रहा था, इस बोर्ड को सीख रहा था, धीरे धीरे हम लोग पुराने हो जाए। ठीक।